नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम के बारे में। न्यूटन के गति के नियम, इसका मतलब जैसे मैं बोलूँ कि केपलर के ग्रहीय गति के नियम, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ग्रह केपलर के हैं? नहीं, इसका मतलब हुआ कि इन्होंने सबसे पहले ग्रहों के बारे में बताई, इसलिए उनके नाम पर ही रख दिया गया केपलर के ग्रहीय गति के नियम। सामान्यतः ऐसा ही होता है कि जो वैज्ञानिक जिस नियम का प्रतिपादन करता है, जिस सिद्धांत का खोज करता है, जो सिद्धांत देता है, उसी के नाम पर उस सिद्धांत का नाम, उस नियम का नाम रख दिया जाता है। यहाँ भी यही हाल है। न्यूटन ने गति के नियम दिए पहली बार, तो इन्हीं के नाम पर, इनके सम्मान में गति के नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहा गया। तो सबसे पहले आइजैक न्यूटन, इनका पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, इनकी पुस्तक था जिसका नाम था प्रिंसिपिया, आज भी है प्रिंसिपिया। इसी पुस्तक में इन्होंने गति के नियमों के बारे में स्पष्ट किया। इन्होंने गति के 3 नियम बताए। इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा, सारा पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि आइजैक न्यूटन के नियमों को कब प्रकाशित किया गया था? 1687 में। डेट भी आपको याद रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है। प्रिंसिपिया, ये भी कई जगह एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रिंसिपिया किस वैज्ञानिक की पुस्तक है, किस वैज्ञानिक का कृति है, रचना है? तो किसकी है? आइजैक न्यूटन की है। ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? तो गति के 3 नियम दिए थे। अब इन्हीं तीनों नियमों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में। तो न्यूटन के प्रथम नियम यानी गति के प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति के प्रथम नियम में न्यूटन साहब ने बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में ना, रेस्ट की अवस्था में, स्थिर अवस्था, जैसे ये मार्कर अभी है विरामावस्था में, इन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, और यदि वह एक समान वेग से गतिमान है तो वैसे ही वह चलता रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। यानी इसका मतलब है कि बाह्य बल के अनुपस्थिति में कोई भी पदार्थ अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है। वर्तमान स्थिति चाहे कुछ भी हो, चाहे विरामावस्था की हो या गतिमान स्थिति का हो। जैसे ये मार्कर है, तो यह तब तक गति में नहीं आएगा जब तक हम इस पर बाहरी बल न लगाएं। यह हमेशा ऐसे ही रहेगा जब तक इस पर बाहरी बल न लगाया जाए। तो बाहरी बल लगाते ही यह क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। या कोई गतिमान वस्तु है, उसको हम बल लगा के उसको रोक भी सकते हैं। तो जब तक बाहरी बल न लगाया जाए वह अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को बनाए रखता है। तो जो लास्ट लाइन है न्यूटन का, जो नियम बोल रहे हैं, वो लास्ट लाइन पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं न्यूटन साहब कि कोई गति में है तो गति में रहेगा, विराम है तो विराम में रहेगा। ठीक है? कब तक? जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। इसका मतलब हुआ कि बल एक ऐसा कारक है जो किसी भी वस्तु की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाता है। अगर हम न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा तो साफा निकल रहा है। कह रहे हैं लास्ट में कि जब तक बाहरी बल न लगाया जाए तब तक क्या होगा? वस्तु जो है अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। जैसे मैं अगर बोलूं कि एक बच्चा है, ठीक है, और मैं आपके सामने बोलूं कि ये बच्चा तब तक नहीं रोएगा जब तक इसको चुटी नहीं काटा जाए, चिकोटी नहीं काटा जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? साथ साथ हम ये बता दिए, लास्ट में हिंट दे दिए कि चुटी काटना क्या है। अगर हम डिफाइन करना चाहे चुटी काटना को, तो क्या होगा कि चुटी काटने से बच्चा को दर्द होता है
जिससे बच्चा रोता है। यही हुआ ना मतलब। इन्होंने लास्ट में ये लाइन जो न्यूटन साहब छोड़ रहे हैं, यदि कोई गति में तो गति में रहेगा, विराम में तो विराम में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उस पर बाहरी बल न लगे। इसका मतलब है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है, गति अवस्था से विराम अवस्था में ला सकता है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। यानी न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा हमें मिलती है। आपको एक चीज, आपको ये बात आपको शायद दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक सतह है यहाँ पे, ठीक है, और हम वस्तु को फेंकें या लुढ़काएं, ऐसे कोई बॉल फेंकें, तो यहाँ से फेंके और एक समय के बाद यहाँ चलते चलते जाके वो रुक जाता है। हमने तो उसको रोका नहीं, फिर भी वो रुक गया। बाह्य बल तो कोई हम लगाया ही नहीं, उसको रोकने का प्रयास ही नहीं हमने किया, फिर भी वो रुक जाता है। तो आपने नहीं किया, लेकिन यह जो सतह है वह सतह बल को रोकने के लिए, बॉल को, गेंदा को रोकने के लिए एक बल लगाया, घर्षण बल, है ना। तो घर्षण बल लगता है, इसके वजह से बॉल रुक जाता है। यदि घर्षण बल नहीं होता तो आप एक बार किसी चीज को चला देते ना, वो सब दिन चलते रहता। लेकिन कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जिसमें घर्षण नहीं हो। दुनिया के हर कोई भी चीज हो, कोई भी सतह हो, वहां पे घर्षण है ही। घर्षण रहित कोई ऐसा, मतलब घर्षण लेस कोई ऐसा स्थान ही नहीं है, ठीक है। इसलिए गेंदा रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी बल लगता है, बाह्य बल। अब हम थोड़ा सा बात करें जड़त्व के नियम के बारे में। जड़त्व का नियम, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो न्यूटन के नियम में है, वहां पे जो बल बोल रहा है, बल का भी पूरा, मान लीजिए एक ही वस्तु पर दो बल लग जाए, जबकि ये मार्कर है, तो ये मार्कर है, इसे हम लिए, हम बल लगा रहे हैं, इधर से भी लगा रहे हैं, इधर से भी लगा रहे हैं, तो दोनों देने से बल हम समान लगा रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे के विपरीत में लगा रहे हैं। तो क्या यहाँ तो बल तो लग रहा है, क्योंकि वस्तु, परंतु वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि टोटल जो बल हम समतुल्य करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, और दोनों बल समान है। तो टोटल जब हम बल निकालेंगे, यानी F1 + F2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एगो दिशा इधर से इस साइड का, एगो इस साइड से है। तो एक पॉजिटिव समझ लेंगे, एगो के नेगेटिव मान लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब दिशा, एगो की दिशा इस साइड, एगो का दिशा इस साइड, तो दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अगर टोटल बल 0 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी है, ठीक है। जड़त्व के नियम पर बात करें तो जड़त्व क्या है? इनर्शिया, है ना। तो जड़त्व किसी भी पदार्थ का एक गुण है, एक विशेषता है, जिस विशेषता के कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है। वर्तमान स्थिति चाहे विराम की स्थिति हो, चाहे गतिमान की स्थिति हो, उस स्थिति को बनाए रखना चाहता है। उसी को हम बोलते हैं जड़त्व, कि कोई भी वस्तु जड़त्व के कारण अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है। अब यहां पर समझिए, न्यूटन के प्रथम नियम में भी तो हम यही बोल रहे हैं कि कोई वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है बाह्य बल की अनुपस्थिति में। यहां भी हम तो वही बोल रहे हैं कि जड़त्व एक गुण है, किसी वस्तु की विशेषता है, जिस विशेषता के कारण वो अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है बाह्य बल की अनुपस्थिति। बाह्य बल लगेगा तो उसका विरोध करेगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा, जो विराम में है वो गति में आ जाएगा। जो यहाँ है वही यहाँ बोल रहा हूं। यही, इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। अब यहां पर थोड़ा समझिएगा कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप समझ जाइएगा कि न्यूटन साहब ने ही जड़त्व का नियम दिए हैं, नहीं। जड़त्व का नियम दिए हैं गैलीलियो साहब ने, गैलीलियो ने। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिए। ये तो न्यूटन साहब नियम, गति के नियम दे रहे हैं 1687 ईस्वी में, लगभग 17वीं शताब्दी के, समझिए तो अंतिम दशक हो रहा है। गैलीलियो ने तो 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही, यानी 1600 लेके 1610 के बीच की मामला है, इन्होंने जड़त्व के बारे में बता दिया था। उसके बाद जाकर न्यूटन साहब प्रथम नियम के रूप में जड़त्व को परिभाषित कर रहे हैं। तो गैलीलियो ने न्यूटन से पहले ही जड़त्व के बारे में बता चुके थे। एग्जाम में अगर पूछ दे कि जड़त्व का नियम किसने दिया, तो गैलीलियो मारिएगा, न्यूटन मत समझ आइएगा।
ऐसा एग्जाम में कभी हुआ भी है कि एक आरआरबी के एग्जाम में ही है, 2016 या 18 का प्रश्न है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर खोल के। वहाँ पे प्रश्न पूछा था कि गैलीलियो के नियम की खोज किसने की थी, सॉरी जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी या जड़त्व का नियम किसने दिया था। 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन में गैलीलियो है ही नहीं था, उसमें एक ऑप्शन न्यूटन था। तो लास्ट में न्यूटन को लोग मारे थे आंसर, स्टूडेंट लोग, सही भी माना गया था, लेकिन वो सही है नहीं। और बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पे गैलीलियो आंसर देता है, गैलीलियो ने किए ही हैं, ठीक है। जब भी मारिएगा गैलीलियो, ऑप्शन में गैलीलियो हो तो गैलीलियो मारिएगा, ठीक है। न्यूटन की तो सवाल ही नहीं पैदा, तो गैलीलियो ने खोज किया है जड़त्व के नियम के बारे में। तो प्रथम नियम को 2 बात याद रखिएगा, प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है, ठीक है, और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी रुकी हुई है और वह अचानक चल देती है, तो उसमें बैठा हुआ यात्री क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है, झुक जाता है ना, आप भी तो महसूस किए ही होंगे, है ना। तो बैठे हुए हैं यात्री या खड़ा है कोई, गाड़ी अचानक चल दी तो पीछे की ओर ऐसे झुक जाते हैं, क्यों। अगर मैं यहाँ से पूछूं, यहाँ इस कि ये जो सिचुएशन उत्पन्न हुआ आप ऐसा महसूस भी किए होंगे, तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, न्यूटन का कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पे कौन सा नियम के कारण हम पीछे की ओर झुक जा रहे हैं, तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम क्या कर रहा था, यदि वस्तु कोई गतिमान है तो गतिमान रहना चाहता है, यदि विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहता है। तो गाड़ी रुकी हुई थी तो गाड़ी विरामावस्था में थी, गाड़ी के साथ साथ हम भी उसमें थे, तो हम भी मतलब कोई भी यात्री था उसमें तो वो भी विरामावस्था में था। गाड़ी अचानक चली, ठीक है, तो गाड़ी जैसी चली तो हमारे जो भी उसमें यात्री हैं, तो यात्री का वह शरीर का वह भाग, जैसे मैं ही उस गाड़ी में बैठा हूँ, तो मेरे शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में है वो तो गाड़ी के साथ गतिमान हो गया, लेकिन जो भाग गाड़ी के संपर्क में नहीं है वह विरामावस्था में था और उसी अवस्था में वह रहना चाहेगा। तो जैसे गाड़ी आगे चली, मेरा शरीर बोला कि ना हम आगे ना जाएंगे, तो पीछे झुक जाएंगे, है ना, ऐसी होता है ना। और गाड़ी अचानक चलता, तो अब यहाँ पे पूछ देता है, ऐसी प्रश्न पूछता है, कई बार एग्जाम पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। यदि ऑप्शन में प्रथम नियम ना दिया हो तो क्या मारिएगा, जड़त्व के नियम, है ना, दोनों एक ही, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। पूछ देगा किस नियम के कारण ऐसा हो रहा हो, तो प्रथम नियम के, और ऑप्शन होगा जड़त्व तो जड़त्व भी मान दीजिएगा। वही दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या कि चलती हुई गाड़ी क्या होता है, अचानक रुकता है तो हम आगे की ओर से झुक जाते हैं, है ना, और खड़ा है तो हो सकता है गिर भी जाए, लेकिन अब एज इतना हो गया तो नहीं गिर पाते क्योंकि बैलेंस कर लेते हैं खुद को। लेकिन बच्चा के दिन याद करिए, जब बचपन का दिन, है ना, जब नानी जाते थे ननिहाल, है ना, तो क्या होता, अचानक छोटा सा रहते थे, मारता था अचानक, बस रुकती थी, धड़ाम से गिर जाते थे, याद आ रहा, याद आ रहा होगा ना। यहाँ तक कि माँ पकड़ी भी रहती थी तो उससे छूट के भी गिर जाता, अगर हल्का पकड़ी हुई है, मारा अचानक ब्रेक, माँ भी इन्होंने हिली और हम उससे छूट के जाके आगे गिर जाते थे, उसके बाद रोना धोना हो जाता था। आप भी रोए होंगे गिरे होंगे तो, है ना। तो ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी के साथ साथ हम भी चल रहे थे, हम भी पूरा, हमारा शरीर क्या था, गतिमान था, पूरा शरीर गतिमान था, ठीक है। लेकिन जैसी गाड़ी रुकी तो शरीर का वह भाग जो शरीर के गाड़ी के संपर्क में था वो तो अचानक वो भी रुक गया, लेकिन जो संपर्क में नहीं था वो आगे की ओर जाना चाहेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु गतिमान है रहता है तो गति में ही रहना चाहेगा, विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा। तो एग्जाम्पल है इसका न्यूटन के प्रथम नियम का। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे तकिया या कंबल साफ करना हो तो क्या करते हैं, ऐसा लेते हैं, धूल उसमें पूरा हो जाता है, क्या करते हैं, ऐसे मारते हैं, झाड़ते हैं उसको। तो जब झाड़ते हैं, ऐसे मान लें कि तकिया हो चाहे कंबल, ऐसा मारते हैं साफ करने के लिए, तो कंबल आ गया, क्या हो गया, गतिम हो गई, लेकिन उसमें जो धूल है वो तो विराम अवस्था में है, वह विरामावस्था में ही रहना चाहता है। तो जैसे ही आपने कंबल को या तकिया को ऐसे मारा तो वो आगे चल गया, गति में हो गई, लेकिन धूल जो है वहीं पर रहना चाहेगा तो गिर जाएगा वो, है ना। तो इसलिए वह क्या होता है, धूलकण साफ हो जाते हैं। और क्या क्या, पेड़ पर चढ़ के फल तोड़े, है ना, किसी के खड़ी में हिल गए, याद आ रहा है, और चढ़ गए, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, बैर, चढ़ के डाल को पकड़ के हिला हिला देते होंगे, बचपन में याद आ रहा है। तो जैसे पेड़ को हिलाते हैं डाल को, ठीक है, तो क्या होता है, जो फल है उसमें लगा हुआ कोई भी फल, अमरूद आम कुछ भी हो, तो क्या होता है, टप टप गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, वैसे ही जैसे हम गाड़ी रुके तो झुक गए, वैसे वहां भी हुआ कि आपने जैसे डाल को पकड़ा, इसे हिलाया,
तो आम जो लटका हुआ है, चाहे बेर चाहे अमरूद कुछ भी है, या पेड़ के पत्ते, तो क्या हुआ, गिर जाते हैं, क्योंकि डाल गति में आ गई और फल जो विरामावस्था में है विरामावस्था में रहना चाहेगा, इसलिए वह गिर जाता है टूट के। हम लोग क्यों नहीं टूटते हैं? क्योंकि हम लोग टूटने लायक है नहीं। अगर टूटने लायक होते, अगर सपोज करते हैं यहाँ पर मान लें कि हम शीशा होते हैं या आम ही हम होते हैं, तो क्या होता है, और ब्रेक मारता तो क्या होता है, हम इसे जैसे झुकते हैं टूट के गिर जाते हैं। लेकिन ये कहीं कि हम लोग टूटने वाला नहीं है, इसलिए नहीं टूटते हैं। अगर इसे झुके उतना ही आम भी उतना ही झुकता होगा, ठीक है। आम जैसे विरामावस्था में है, जैसे आप गाड़ी में से पीछे झुकते हैं ना, उतना ही वो भी झुकता होगा, लेकिन जैसे ही वो झुकता होगा वो टूट जाता होगा, क्योंकि थोड़ा सा लगा रहता है, इसलिए टूट के गिर जाता है, ठीक है। तो क्यों ये प्रश्न पूछा हुआ, प्रश्न भी है कि पेड़ को हिलाने के बाद उसमें लगे हुए फल और पत्ते क्यों गिर जाते हैं? तो जड़त्व के कारण, है ना, जड़त्व के कारण गिर जाता है। या अगर पूछ दिया किस नियम के कारण, तो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप कोई बर्तन लिए, ग्लास लिए, ग्लास के ऊपर कूड रख दिए, कूड मतलब जो कूड मतलब जैसे कवर होता है ना किताब का, वो रख दिए और उस पर एक सिक्का रख दिए और उंगली से कवर को ऐसे मारे, सिर्फ कवर को मारना है, ऐसे ऐसे, तो कवर आगे चल जाएगा और सिक्का ऊपर जो रखा हुआ गिर जाएगा गिलास में ही। क्यों? क्योंकि विराम अवस्था में था, विरामा में ही रहना चाहेगा। बाकी नोट करना चाहे तो ये सारे एग्जाम्पल है, नोट कर ले, है ना। ये सब पूछ देता है, एग्जाम्पल से भी याद रखिएगा, एग्जाम्पल भी पूछ देता है, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल हैं जड़त्व के या तो प्रथम नियम के, दोनों में से कोई भी, दोनों मतलब प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन में दे दिया किसके कारण, ऑप्शन में जड़त्व हो तो जड़त्व आंसर मार दीजिएगा, या पूछा किस नियम के कारण ऐसा हो रहा है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार, तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। एक यहाँ पर दिख रहा है कि कांच में गोली मारने पर छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर क्या होता है, चकनाचूर हो जाता है। क्यों हो जाता है? वही हुआ, गोली बहुत हाई स्पीड से आ रहा था, बहुत तेज स्पीड से आ रहा था, जिस मान लीजिए कांच है, ठीक है, इस पे गोली आई, जहां पे लगा वहीं पे सिर्फ छेद किया, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत हाई है। तो जिस पार्ट पे लगा उसी पार्ट को सिर्फ मोशन में लाया, गति में लाया, इसलिए वह सिर्फ उतना ही पार्ट टूटकर आगे निकल जाता है। लेकिन पत्थर मारे वो बड़ा है, गोली से बड़ा है आकार में, साथ में उसका स्पीड कम है, इस पर मारे हम ऐसे, ठीक है, जब मारे तो वो ज्यादा समय तक इस बोर्ड मतलब उस कांच पे रहेगा। आपको समझ नहीं आएगा कि बहुत देरी तक रहा, गोली की अपेक्षा ज्यादा समय तक उस पर रहेगा, कांच के ऊपर। तो क्या क्या रहेगा, बड़ा आकार है तो पूरा कांच को ही गति में ला देगा, ठीक है। और कांच को बोलेगा कि चल आगे चल, कांच बोलेगा कि ना हम आगे तो ना जाएंगे, क्योंकि विरामावस्था में कांच है तो कांच विरामावस्था में रहेंगे। जैसे हम गाड़ियाँ रुकता था, जैसे अब एग्जाम्पल दी ना गाड़ी का, जैसे गाड़ी मतलब हम गाड़ी रुकल है, हम उसमें हम भी बैठे हैं चाहे आप भी बैठे हैं, जैसे चलता है तो हम कहते हैं कि ना हम ना जाएंगे, तो शरीर पीछे झुक जाता है। तो बस यही है, कांचवा कहा है कि हम ना जाएंगे, तो कांचवा पीछे से झुकेगा, तो कांच है ना तो टूट जाएगा, हम भी टूट जाते कांच रहते तो, लेकिन हम नहीं टूट रहे क्योंकि हम कांच नहीं है। तो कांच होता है, शीशा है, इसलिए विराम अवस्था से गति अवस्था में होना चाहेगा, मतलब जो पत्थर है उसको गति दे देगा और वो विरामावस्था में रहना चाहेगा, इसलिए टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक देखिए एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल जैसे गाड़ी वाला ले लें, ठीक है। ये गाड़ी अचानक चल रही थी, अचानक रुक गई, ठीक है, यानी चलती हुई गाड़ी अचानक रुक गई, तो हम आगे झुक जाते हैं। तो ऑप्शन है कि जड़त्व के कारण, बात तो सही है, लेकिन ऑप्शन में हम दे रहे हैं ऑप्शन, ठीक है, जड़त्व एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आंसर सही, लेकिन ऑप्शन अब हम दे रहे हैं, प्रश्न वही है, खाली ऑप्शन चेंज कर रहे हैं। गति जड़त्व के कारण, स्थिर जड़त्व के कारण, कि दिशा जड़त्व के कारण, कि वेग के कारण। जड़त्व में 3 ऑप्शन दे दिए, स्थिर जड़त्व, विराम जड़त्व, स्थिर जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। अब कौन सा जड़त्व? अब बात कर लेते हैं कि जड़त्व के भी प्रकार होते हैं। तो जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं, जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं, एक विराम जड़त्व यानी स्थिर जड़त्व, एक गति जड़त्व और एक दिशा जड़त्व, ठीक है। विराम जड़त्व, जो वस्तु विराम में, जैसे अभी हम रहे हैं तो रेस्ट में है, तो इसमें मेरे अंदर में अभी कौन सा जड़त्व है? विराम जड़त्व यानी स्थिर जड़त्व। और जो वस्तु गतिमान है उसमें गति जड़त्व, ठीक है। तो अब जैसे मान ली कि चलती हुई गाड़ी अचानक रुक गई, हम आगे झुक गए, तो किसके कारण? कौन सा जड़त्व के कारण? जड़त्व के कारण तो हुआ, लेकिन कौन सा जड़त्व? थोड़ा सा अगर एग्जाम में प्रश्न स्टैंडर्ड करना चाहे तो आपको जड़त्व में भी कई प्रकार डाल देगा, जड़त्व के 3 प्रकार हो, तीनों प्रकार डाल देगा। तो चलती हुई गाड़ी है तो इसमें कौन सा गलत जड़त्व होगा? गति जड़त्व, ठीक है। और रुकी हुई गाड़ी अचानक चल रहे हैं, पीछे झुक जाए, तो विराम जड़त्व के कारण, ठीक है। अब दिशा जड़त्व पे बात करें। दिशा जड़त्व में क्या होता है
कि गाड़ी चल रही है सीधी सड़क पे, जा रही है, जा रही है, आप भी साथ साथ जा रहे हैं, और मुड़ान आया, अचानक गाड़ी मुड़ गई। मुड़ी तो क्या होता है, मान लीजिए सड़क गाड़ी इस साइड मुड़ी, इस साइड जिन्हें मुड़ेगा उसके विपरीत दिशा में आप गिरते हुआ महसूस करेंगे। महसूस किए, जैसे टेम्पू पे आप बैठे हैं, ऑटो पे, ऑटो वाला अचानक मोड़ लेता है तो लगता है ना कि हम इधर में गिर गए, क्यों गिर जाते हैं, वैसे कैसा लगता है, तो तुरंत पकड़ते हैं, तो दिशा जड़त्व के कारण लगता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, दिशा जड़त्व के कारण, क्योंकि डायरेक्शन कोई भी चेंज होगा, या गति में चेंज हो या दिशा में चेंज हो, उस सब का विरोध करेगा जड़त्व, ठीक है। तो जड़त्व तीन प्रकार के, गति जड़त्व, विराम जड़त्व और दिशा जड़त्व। तो हम पीछे की इस साइड इन्हें मुड़ेगा तो हम इधर गिरता हुआ महसूस करेंगे दिशा जड़त्व के कारण, क्योंकि अचानक डायरेक्शन बदल गया तो हम उसका विरोध करेंगे और हम बाहर की ओर गिरता हुआ महसूस करें, अगर नहीं पकड़ेंगे तो गिर भी जाएंगे, ठीक है। तो जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जड़त्व जो होता है वो समानुपाती होता है द्रव्यमान का। ये एग्जाम पूछा, आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं पूछा हुआ था कि जड़त्व किसके समानुपाती होता है, ऐसा नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल से पूछेगा। जैसे ये डस्टर है, ठीक है, और ये मार्कर है, बताइए इन दोनों में जड़त्व किसका अधिक है। छोड़िए ना, पहले ये बताइए ना द्रव्यमान किसका अधिक है। जब द्रव्यमान आप बता देंगे तो जड़त्व भी बता देंगे, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़ ज्यादा होगा। अब ये देखिए, ये लकड़ी का है, वजनी है थोड़ा, ठीक है, और ये मार्कर हल्का है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका जड़त्व अधिक होगा, इसका कम होगा। जड़त्व अधिक है इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास बाहरी बल का विरोध करने के लिए ताकत बहुत अधिक है, क्षमता अधिक है। अब देखिए इसको मारे हम ऐसे, चोट भी लग रहा है, तो क्या हुआ, आगे बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इसको मारेंगे तो दूर चल जाएगा, एक के बार में एकदम पार, है ना। क्यों, क्योंकि इसके पास जड़त्व बहुत कम है, बाहरी बल का विरोध करने की इसके पास क्षमता बहुत कम है। एग्जाम में पूछा हुआ था प्रश्न, उसमें प्रश्न था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, बोल रहा था कि निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। 4 ऑप्शन मुझे याद है, उसमें एक ऑप्शन था स्कूटर, दूसरा ऑप्शन था कार, तीसरा ऑप्शन था 10 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, और चौथा ऑप्शन था रेलगाड़ी। किसका जड़त्व अधिक होगा, रेलगाड़ी, ट्रेन का, है ना। स्कूटर को तो धक्का मार के आगे बढ़ा देंगे, उस कार को भी बढ़ा देंगे, अकेले ना बढ़ाएंगे तो 2 दोस्त मिलकर बढ़ा देंगे। 10 रुपये का सिक्का तो इसको ऐसे ऐसे उछाल देंगे, लेकिन ट्रेन उछाल पाएंगे, ट्रेन को धक्का दे पाएंगे आप, क्या पूरा गांव भी लग जाएंगे तो धक्का नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके पास द्रव्यमान बहुत अधिक है, जड़त्व अधिक है, बाहरी बल का विरोध करने की उसके पास जो ताकत है बहुत अधिक है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा किसका जड़त्व अधिक है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व अधिक। ये थे न्यूटन का प्रथम नियम। अब हम बात करेंगे न्यूटन के सेकंड नियम पे। सेकंड नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम। तो गति के द्वितीय नियम यानी न्यूटन के द्वितीय नियम। लेकिन द्वितीय नियम पे बात करने से पहले हम बात करेंगे संवेग के बारे में, क्योंकि हम इस द्वितीय नियम में बार बार हम एक वर्ड यूज करेंगे, वह यूज करेंगे संवेग। तो संवेग बार बार यूज करेंगे, तो पहले संवेग पर बात कर लेते हैं। संवेग है क्या, संवेग यानी मोमेंटम। संवेग को पी से सूचित करते हैं। संवेग जब भी होगा गतिशील वस्तु में ही होता है। जैसे हम अभी रुके यहाँ पे, तो मेरे अंदर कोई मोमेंटम नहीं है, कोई संवेग नहीं है, लेकिन जैसे ही हम दौड़ना शुरू कर दें तो मेरे अंदर मोमेंटम आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। तो संवेग जब भी होता है गतिमान वस्तु में ही होता है। तो संवेग गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है कि संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो संवेग यानी P बराबर द्रव्यमान m इंटू v, यानी m बराबर v ही हुआ ना, m बराबर क्या हुआ, m बराबर P बराबर mv, ठीक है। संवेग को P से सूचित करते थे, द्रव्यमान को m है और वेग v है, तो P बराबर mv। अब यहां पे सोचिए कि मोमेंटम यानी संवेग कब बढ़ेगा। द्रव्यमान है, ठीक है, m है द्रव्यमान, तो P मोमेंटम कब बढ़ेगा,
जैसे मैं अगर हूं एक वस्तु मान लीजिए, मेरा मोमेंटम कब बढ़ेगा? जब वेग बढ़ेगा। मेरा द्रव्यमान जो है वो तो फिक्स रहेगा। हम दौड़ेंगे, पूरा दौड़ेंगे और दौड़ेंगे तेज 5 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड से, फिर 10 के, 15 से, 20 से, 25 से, जितना तेज भागेंगे उतना क्या मोमेंटम मेरा उतना ही अधिक होगा। क्योंकि मोमेंटम मेरा क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। वेग बढ़ेगा तो P बढ़ेगा कब? जब वेग बढ़ेगा। यही होगा ना, जब वेग बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा। आपको मन में आ रहा होगा कि सर द्रव्यमान भी तो बढ़ सकता है ना। ठीक, वस्तु जब कोई भी गतिमान होता है ना, जैसे हम अभी रेस्ट अवस्था में हैं, तो मेरा अभी जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान जब हम दौड़ने लगेंगे तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। सुनने में खराब लग रहा है क्या? यही होता है। लेकिन जब कोई भी वस्तु जो दौड़ता है, जैसे हम ही दौड़ेंगे, तो हमारा स्पीड इतना कम होता है कि उस बढ़े हुए द्रव्यमान को हम कैलकुलेट नहीं करते, कंसीडर नहीं करते, उसको नगण्य मानते हैं। लेकिन बढ़ता जरूर है, लेकिन उसके लिए स्पीड बहुत हाई चाहिए, प्रकाश के वेग के लगभग बराबर। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर पर सेकेंड। और हम लोग का वेग क्या होता है? 10 मीटर पर सेकेंड दौड़ जाएंगे तो बड़ी बात है। 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा? नहीं होगा, बहुत दम लगाने पड़ेगा, है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड बहुत हम लोग का वेग कम हो। तो जब स्पीड किसी वस्तु में बहुत हाई हो, लगभग प्रकाश के वेग से, लगभग उसके 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी हो, तो उसका जो रेस्ट में मास होगा, गति के समय मास उसका बढ़ जाएगा। लेकिन सामान्यतः कोई भी कुछ भी, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, कोई भी हो, प्रकाश के वेग से तो नहीं चलेगा। इसलिए हम द्रव्यमान को कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो स्पीड उतना है ही नहीं, हम लोग का स्पीड है ही नहीं उतना, इसलिए हम हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान को जो है कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो जब भी संवेग बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वेग के बढ़ने से ही संवेग बढ़ेगा। मेरा वेग, संवेग बढ़ेगा वेग के बढ़ने से ही, द्रव्यमान जो है वो तो रहेगा उतना ही। ठीक है, इसलिए जब भी हम यहाँ बात करेंगे तो द्रव्यमान को कांस्टेंट यहाँ पे रखेंगे और वेग के बढ़ने से संवेग पर बात हम करेंगे। ठीक है, द्वितीय नियम क्या कहता है, सेकेंड लॉ में न्यूटन साहब क्या कहें कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, संवेग, संवेग है क्या? P से सूचित किया है। तो कोई भी चीज में परिवर्तन होता है उसको हम डेल्टा से सूचित करते हैं। तो संवेग में परिवर्तन यानी डेल्टा P। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, और संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में बल लगेगा। ठीक है, समझ पाए? नहीं समझे? फिर से सुन लीजिए एक बार। किसी वस्तु के संवेग यानी मोमेंटम में परिवर्तन हो रहा है, किसके कारण? वेग बढ़ने से, यानी जितना वेग बढ़ेगा उसका मतलब संवेग उतना ही बढ़ेगा। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, और संवेग बढ़ेगा उसी दिशा में जिस दिशा में बल लगेगा। समझ आया? नहीं आया? भाड़ में जाए, आराम से समझते हैं, है ना। साइकिल चलाए हैं, बस एग्जाम्पल लेते हैं, साइकिल से समझते हैं। जरूरी थोड़ा ना कि जैसे ये बोले वैसे समझेंगे। साइकिल चलाएं, साइकिल निकालिए घर से बाहर। अब ये नहीं कि वीडियो रोक के अब साइकिल चलाने चल जाए, दिमाग को वहां ले जाइए, है ना। साइकिल निकाल लिए घर में से, दरवाजे पे निकाल लीजिए, साइकिल पे बैठ जाइए। अब बैठ गए, चलिए। जो आपका मास होगा साइकिल और आपका मास यानी द्रव्यमान, वो तो नियत रहेगा, वो तो घटे बढ़ेगा नहीं। चलिए, घटे बढ़ेगा नहीं, इसलिए मास को हम यहाँ भी कांस्टेंट माने हैं। ठीक है, अब चलिए साइकिल को स्टार्ट कीजिए। पहला पंडिल मारिए, धीरे धीरे साइकिल बढ़ा, और मारिए कस के, साइकिल और तेज, और कस के मारिए। जितना कस के मारेगा पंडिल, क्या होगा? साइकिल उतना ही तेज भागेगा, यानी संवेग में परिवर्तन होगा। संवेग क्या है? द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान तो आपका फिक्स हो गया, लेकिन वेग हमेशा बढ़ रहा है, तो संवेग क्या और परिवर्तित हो रहा है। और तेज से साइकिल मारिए पंडिल, और तेज से मारिएगा। जितना तेज से मारिएगा साइकिल उतना ही तेज भागेगा। ठीक है, अब देखिए, यही तो ये कह रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन उतना तेज होगा, जितना होगा वो बल के समानुपाती होगा। यानी जितना बल लगाएंगे, पंडिल मार रहे हैं तो बल लगा रहे हैं ना। जैसे इसको ही मान लीजिए, ये साइकिल है, ये पंडिल मान लीजिए। पंडिल मारने में बल तो लगाता है ना, बल लगाएंगे तब तो पंडिल मराएगा साइकिल का। तो साइकिलिया उतना ही तेज भागेगा जितना पंडिलिया मारेंगे, और साइकिलिया उधरे भागेगा जिधर पंडिलिया मारेंगे।
मान ली कि इधर हमको जा रहे हैं, पंडिल इस साइड मार रहे हैं, तो संकीलिया भी इधर भागेगा ना। यही तो कह रहे हैं अभी न्यूटन साहब कि संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में बल लगेगा। यानी जितना आप पंडिल मारेंगे संकीलिया उतना ही तेज भागेगा और उधरे भागेगा जिधर पंडिलिया मारेंगे। यही तो बोल रहे हैं अभी। अब समझिए, एक बार फिर से बोल देते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, अब संकील को याद रखिएगा तब एकदम पूरा समझ आएगा। किसी यहाँ समझिए कि संकील का चाल है ना, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होते हैं। जितना बल लगाएंगे उतना ही संवेग बढ़ेगा, ठीक है, और बल जिस दिशा में लगाएंगे उसी दिशा में संवेग भी बढ़ेगा। यही बात तो कर रहे हैं न्यूटन साहब। अब देखिए, संवेग बढ़ने में मान ले कि आपका शुरू में जब आप घर से शुरुआत किए, पहला पंडिल मारे, वहां पे मान ली कि स्पीड आपका 10 मीटर पर सेकेंड था, कुछ समय के बाद 50 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो समय भी तो लगा होगा ना। 10 से 50 होने में, मान ली कि यहाँ से आप साइकिल निकाले, घर है आपका, यहाँ आप मान ली कि स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपका मान ली कि 10 मीटर पर सेकेंड था स्पीड और हो गया 50, तो 10 से 50 होने में कुछ समय भी तो लगा होगा ना। तो संवेग में परिवर्तन होने में कुछ समय भी तो लगता है ना, तो डेल्टा टी, यानी समय, संवेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, कुछ समय भी लगेगा, है ना। यही है द्वितीय नियम। इसको हम इससे भी लिख सकते हैं, F बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि सर समानुपाती हटाए तो कोई नियतांक भी आएगा, तो नियतांक यहाँ पर आता है एक k, लेकिन न्यूटन साहब बता चुके हैं कि k का मान हमेशा 1 होता है, इसलिए हम समानुपाती के जगह बराबर भी लिखेंगे, क्योंकि k का मान हमेशा 1 होता है। न्यूटन साहब ये बता चुके थे, यहाँ पे एक नियतांक लिए थे उन्होंने और उस बात कर दिया था कि k हमेशा 1 ही होता है, इसलिए F बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। यही है न्यूटन का द्वितीय नियम। अब इसी में आगे उन्होंने क्या बोला, इसको हम आगे अगर बढ़ाएंगे, देखिए क्या आगे बोलते हैं, उसको पहले बोलने से पहले हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, द्रव्यमान को हम कांस्टेंट मान लिए थे, यहाँ मान ली कि द्रव्यमान m है, तो यहाँ भी द्रव्यमान m है दोनों जगह। यहाँ पर मान ले कि आरंभिक वेग u मान लेते हैं, u यहाँ पे भी, यानी 10, यहाँ पर 50, वही को u भी मान लेते हैं कि आरंभिक वेग u, यहाँ पर आपका वेग v हो जाता है। तो यहाँ पर मोमेंटम कितना होगा, द्रव्यमान गुने वेग यानी mu, यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा, द्रव्यमान गुने वेग यानी mv। और संवेग में परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 10 से 50 हो गया तो कितना परिवर्तन हो गया, 40, यानी 50 माइनस 10, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो संवेग में परिवर्तन की दर निकल जाएगा। और मान ले कि इतना से इतना होने में t समय लगा, यही समय लगेगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए, F बराबर समय, संवेग में परिवर्तन क्या होगा, mv माइनस mu, अंतिम संवेग और आरंभिक संवेग, तो mv माइनस mu बटे t, कुछ समय भी लगा समय संवेग में परिवर्तन होने में। अब देखिए, यहाँ m कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब दोनों जगह समान है तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी m है यहाँ भी m है, तो m कॉमन हो जाएगा, तो v माइनस u बटे t, यही हो गया। अब F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर m है, F बराबर m है, ये क्या है, ये त्वरण है ना, v यानी अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समझ आया कि v माइनस यू बटे टी को क्यों ये लिख दिए, नहीं समझ आया, चलिए हटाइए। v बराबर u प्लस ए टी जानते हैं, चलिए u इधर आया तो v माइनस यू बराबर ए टी, तो v माइनस यू बटे टी बराबर, यानी टी से इधर भाग दें तो क्या बच गया, a, यही तो है यहाँ पे, v माइनस यू बटे टी बराबर a लिखे हैं, यानी f बराबर m लिखे हैं, f बराबर m, ठीक है। तो a भी द्वितीय नियम है, ये भी द्वितीय नियम है, ठीक है। क्या बोले, आप पूरा लाइन बोल देते हैं, न्यूटन साहब जो बोले थे वो पूरा लाइन बोल देते हैं, ठीक है। कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, या बराबर भी बोल सकते हैं कि बराबर होता है, और उसी दिशा में परिवर्तन होता है संवेग में जिस दिशा में बल लगता है। इस नियम को, ठीक है, इस नियम को दूसरे रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। उन्होंने बोला, क्या बोला, दूसरा रूप में क्या बोला, कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और बल के दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F बराबर m होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। या इस रूप में बोल दीजिए या इस रूप में बोल दीजिए, दोनों है न्यूटन के नियम। लेकिन
याद रखिएगा यहाँ बात, F बराबर m में जो आया है तब आया है जब हम द्रव्यमान को क्या किए हैं, कांस्टेंट माने हैं। देखिए यहाँ भी m और यहाँ भी m, लेकिन यदि द्रव्यमान कांस्टेंट न रहे, नियत न रहे, द्रव्यमान यदि घटे और बढ़े तो कभी भी F बराबर m में हो ही नहीं सकता। ऐसा सिचुएशन है, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन बल निकालने के लिए ये जो है फॉर्मूला, ये आपको सब जगह काम करेगा, ये भी काम करता है सब जगह, आपका प्रश्न जितना है बन जाएगा F बराबर m में से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 99% केस में हमेशा सही है, लेकिन 1% ऐसा केस है जहां पर F बराबर m में काम नहीं करेगा। देखेंगे वो कौन सा स्थिति है, वो हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। याद रखिएगा द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं, संवेग का नियम, क्योंकि सारा बात संवेग पर चल रहा है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम और दूसरा नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। अब कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द्वितीय नियम का एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी जब कैच लेता है उस समय हाथ को वो पीछे की ओर खींचता है, ठीक है। तो क्यों खींचता है, उस गेंद आ रहा है, कैच लेता है, ऐसे पकड़ता है, ये आया यहाँ पे गेंद, ऐसे नहीं पकड़ लेता है, क्या करता है, आराम से हाथों को पीछे खींचता है। क्यों बोलेगा कि क्रिकेट वहां पे खींचा तो वह किस नियम का पालन कर रहा है, जैसे हम ही कैच लिया वैसा आराम से खींच लिए, हम किस नियम का पालन किए, न्यूटन ने कौन सा नियम का पालन किया हाथ को खींचने में, द्वितीय नियम को। क्यों किए, आ रहा था, मान ली कि गेंदा उड़ता हुआ, हमने अगर उस गेंदा को वहीं पर रोक लेते ऐसे तो कस के चोट लगेगा, लेकिन हम आराम से इसको हथवा की इधर लाएंगे तो क्या कर देंगे, संवेग में परिवर्तन की जो दर है उसको हम कम कर दिए। आ रहा था तीव्र गति से, लेकिन हम कैच ऐसे किए, आराम से हाथ को खींच आराम से धीरे धीरे लेके आ गए, तो संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कर दिए, बहुत कम कर दिए। तो संवेग में परिवर्तन की दर जितना कम होगा उतना ही बल का होगा, कम होगा, और संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगा तो बल ज्यादा होगा। तो हम धीरे धीरे हाथों को खींच को संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कर दिए, कम कर दिए। तो संवेग में परिवर्तन की दर को कम कर दिए तो हमारे हाथ पर जो बल लगेगा बहुत कम लगेगा, इसलिए चोट नहीं लगेगा। तो हम न्यूटन जो भी क्रिकेटर ऐसा करता है वह द्वितीय नियम के अनुसार ऐसा करता है, या बोल सकते हैं कि संवेग को मैनेज करने के लिए, यानी संवेग को कम करने के लिए वो ऐसा करता है, मोमेंटम को, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर जैसी कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है, तो कम होगा तो कम हो जाएगा, इसलिए चोट नहीं लगता है। और वही देखिए दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको कि एक टेनिस का बॉल है और एक क्रिकेट का बॉल है, ठीक है, दोनों समान वेग से आ रहा है। तो टेनिस बॉल को पकड़ना आसान होता है, या कह सकते हैं कि टेनिस बॉल को पकड़ने में चोट कम लगता है। क्यों, क्योंकि टेनिस बॉल हल्का होता है, यहाँ पे वेग हम क्या दिए हैं, समान, दोनों का वेग समान है। लेकिन अगर देखा जाए तो द्रव्यमान की बात करें तो टेनिस बॉल हल्का होता है क्रिकेट बॉल से, तो द्रव्यमान कम है तो क्या होगा, P बराबर mv करेंगे तो संवेग भी कम हो जाएगा, जबकि क्रिकेट वाला बॉल का संवेग ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको पकड़ने में क्या होगा, चोट ज़्यादा लगेगा या उसको पकड़ने में मुश्किल होगा। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। एक साइकिल लीजिएगा, स्कूटर, एक साइकिल आ रहा है, एक स्कूटर आ रहा है, दोनों समान वेग से आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको हम बोले कि पकड़िए, तो किसको पकड़ने में आपको ज़्यादा मुश्किल होगा, पकड़ना पीछे से नहीं, आपको बल लगा के रोक देना है, तो आप किसको मतलब रोकना आसान होगा, साइकिल को। क्यों, क्योंकि साइकिल का द्रव्यमान कम है, भला ही दोनों का वेग समान है लेकिन द्रव्यमान अलग है तो संवेग भी अलग हो जाएगा। जिसका द्रव्यमान कम होगा उसमें मोमेंटम कम होगा, तो उसको पकड़ना आसान होगा। तो साइकिल का द्रव्यमान कम है तो उसको पकड़ना, उसको रोकना आसान होगा, जबकि हम स्कूटर को रोकेंगे तो हमें पकड़ना मुश्किल होगा, चोट भी लगेगा, है ना, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा है, भला ही दोनों का वेग समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है, ठीक है, इसलिए वैसा होता है। अब दूसरा आप एग्जाम्पल अगर आपको दें, तीसरा, आप लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा होता भी होगा। हाई जंप या लॉन्ग जंप कूदने के लिए आप क्या करते हैं, या तो बालू रख देते हैं या क्या करते हैं, मिट्टी को खोद देते हैं, उसको मुलायम कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, मान ले कि आप कूदने के लिए क्या किए, यहाँ पे समझिएगा क्यों ऐसा किया जाता है। ये सारा एग्जाम्पल है द्वितीय नियम का, संवेग का, है ना, ये सब जो दे रहे हैं एग्जाम्पल है, एग्जाम पूछता भी है ऐसा। मान ले कि यहाँ पे आप कूदना है लॉन्ग जंप या हाई जंप,
तो क्या करते हैं, बालू रख देते हैं, बालू पे ही कूदते हैं क्योंकि चोट कम लगेगा। क्यों कम चोट लगेगा, प्रश्न मेरा यह है। ये द्वितीय नियम का यहाँ पालन हो रहा है, ठीक है। मान ली कि यहाँ से आप दौड़ते आए, आपको लॉन्ग जंप या हाई जंप करना है। हाई जंप समझ लेते हैं, यहाँ से आए यहाँ पे आए और हाई जंप लिए एकदम पूरा दबा के। अगर आप फिर नीचे आएंगे, लेकिन यहाँ पे बालू नहीं होता और ठोस होता, कोई जमीन ऐसी ठोस सूखा हुआ, तो क्या होता कि इतने हाई जंप से आ रहे हैं आप, तो यहाँ पे मोमेंटम बहुत अधिक है, द्रव्यमान, और आप आ रहे हैं बहुत स्पीड से, यानी वेग अभी अधिक है, और ठोस पर आकर गिरते हैं, तो जितना मोमेंटम से आ रहा है उतना ही मोमेंटम से आकर इस समतल पे आप गिरते हैं। तो क्या होता, जब संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होता तो चोट भी आपको अधिक लगता, बल भी अधिक लगता। लेकिन बलुइया पर जैसी गिरिएगा, यहाँ पे बालू पर जैसी आएंगे, तो आपका पैरवा वहीं पर नहीं रुक जाएगा, आराम से धीरे धीरे पैरवा क्या होगा, अंदर घुस जाएगा, आराम से धीरे धीरे घुसेगा, ठीक है। यानी संवेग में परिवर्तन की दर एकदम धीरे धीरे होगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर बहुत कम होगा तो फोर्स क्या होगा, बहुत कम लगेगा, तो पैर पर आपका बल बहुत कम लगेगा, चोट लगेगा ही नहीं, आराम से सांस से पैर घुसेगा एकदम धीरे धीरे। वैसे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गद्दीदार कोई चीज है, तो गद्दी पर कूदेंगे और जमीन पे कूदेंगे तो कहाँ चोट लगेगा, जमीन पे कूदेंगे तो, क्योंकि गद्दी जो है आराम से पैर को आपको अंदर जाने देगा, संवेग में परिवर्तन की दर को बहुत कम कर देगा, तो इसलिए फोर्स कम लगेगा। तो हम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसमें ये सारा एग्जाम्पल है ना, जिसमें तो और सारा एग्जाम्पल दिए हम समझा ही दिए, तो सब नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। ये सब द्वितीय नियम का उदाहरण है। संवेग कह देगा क्यों ऐसा होता है, तो द्वितीय नियम के कारण ऐसा होता है, या बोल सकते हैं कि मोमेंटम के कारण, यानी संवेग के कारण। गांव के लोग के देखें, गांव के लोग ना जो कहते हैं कि अनपढ़ हैं, उनकी जो जुगाड़ जो होता है ना, वो सीधे एकदम ये बात बताता है कि वह वैज्ञानिक है एकदम, यानी विद्वान है साइंस का, बहुत जुगाड़ लगाते हैं गांव के लोग, है ना। भलाई वो शब्द नहीं समझते हैं कि संवेग है, ये आवेग है, ये द्रव्यमान है, लेकिन प्रैक्टिकली सब चीज वही करते हैं। क्या करते हैं, मान लें कि लकड़ी काटना है, ठीक, लकड़ी काटना है, ऊपर से क्या से काटते हैं उसको, गड़ासी या क्या बोलते हैं उसको, जिसको काटा जाता है उससे, मान लीजिए काटना उसे, तो क्या करते हैं, हुमच हुमच के मारते हैं। लेकिन जब मिट्टी मुलायम होता है तो क्या होता है, लकड़ियाँ धंसने लगता है, तो कटता नहीं है। तो क्या कहते हैं कि बाबू दो गो ईंटवा लाओ हो, 2 ईंटा नीचे रख, उसके बाद ईंटा रख के, ईंटा के नीचे रख देते हैं, उस पर लकड़ियाँ रख देते हैं, उसके बाद गड़ासी से मारते हैं। क्यों क्यों ईंटा रख दिए, क्योंकि जमीनिया में लकड़ियाँ नहीं धंसेगा तो क्या होगा, आगे देखिए यहाँ पे धंस जाएगा तो क्या होगा, धंस जा रहा था तो क्या हो जा रहा था, फोर्स क्या होता, कम हो जा रहा था। तो काटना है हमें लकड़ी को, तो वहां पर फोर्स तो हमें ज्यादा बढ़ाना है, जितना फोर्स से मारेंगे उतना ही लकड़ी हाली कटेगा। तो क्या करते हैं कि लकड़िया के नीचे ईंटा लगा देते हैं, है ना, उसके बाद गड़ासी से मारते हैं धड़ास धड़ास, तो कट जाता है। और ना तो दोनों दिन से लड़कों से पकड़वा देते हैं, पकड़ काटते हैं इसको, ईंटा नीचे लगा देते हैं, है ना। काटे होंगे शायद आप गाँव में तो देखे होंगे। उन लोग समझते नहीं है, कहते हैं हम लोग ना कि अनपढ़ हैं, हम लोग से ज्यादा पढ़े हुए हैं, है ना। प्रैक्टिकली मतलब हम लोग तो किताब से पढ़ रहे हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं ना, ईंटा लगा के ऊपर से मारते हैं। क्यों, खाली से कट जाए, संवेग वहीं पे मेंटेन रहे, फंसे नहीं अंदर। अब हम बात करें यहाँ पे F बराबर m में जो आ गया है, इसको यानी बल का हम मात्रक निकालते हैं, SI मात्रक और CGS मात्रक, उस पर बात कर लेते हैं। तो SI मात्रक निकाल लेते हैं, है ना। पहले SI मात्रक निकाल लेते हैं बल का, तो SI मात्रक है ना, F बराबर ma, है ना, ma है, ठीक है। SI में तो सबका SI मात्रक लिख लेते हैं। द्रव्यमान का SI मात्रक kg, त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं kg मीटर, ये बट्टा में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, इसको बोलते हैं kg यानी ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन, है ना, इसी को बोला जाता है न्यूटन, यानी n से सूचित करते हैं। ये बल का SI मात्रक क्या है, बोलिए, kg ग्राम नहीं सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोला जाता है न्यूटन, यही है SI मात्रक, ये इसी को न्यूटन बोल दिया जाता है, ठीक है। अब CGS मात्रक बोले तो क्या होगा, बस सबका CGS मात्रक लिख दीजिए। A बराबर क्या हुआ, जो kg को यानी द्रव्यमान का CGS में क्या मात्रक होता है, ग्राम, ठीक है। मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर का सेंटीमीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर, इतना को बोलते हैं डाइन,
इसी को ना बोलते हैं डाइन, है ना। डायन नहीं, डायन वो अलग हो जाता है, जिसको बोलते हैं लड़ना, लड़ जाता है तो ना डायन कहीं का, वो अलग है ना, ये डाइन है ना। ए बराबर यानी सीजीएस मात्रा क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं डाइन। अब न्यूटन और डाइन के बीच संबंध भी बता देते हैं आपको, है ना। तो चलिए, अगर हम यहाँ पे 1 kg ले लें, 1 kg, ठीक है, और 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा। 1 kg गुने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न भी है, ऐसा लिखा हुआ था, आरआरबी में है, डेट देख लीजिए, एनटीपीसी में शायद। 1 kg गुने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन, है ना। पूरे 1 से 1 में करेंगे तो 1, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर लगकर उस वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। इसका मतलब यह हुआ। चलिए अब करते हैं, 1 kg है, तुम ग्राम में करेंगे तो कितना, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं 1000 को ग्राम, ठीक है। पुण्य 1 मीटर है, 1 मीटर को 100 मीटर, 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, तो कितना लिख देंगे 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो सेकेंड स्क्वायर है तो उसी रहेगा बराबर 1 न्यूटन, यही है। चलिए गुना में है तो पावर जुटेगा, तो 10 के पावर कितना होगा, 3 और 2 5, 10 के पावर 5, ठीक है। ये ग्राम है तो ग्राम उसी रह जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन, समझिएगा। अब देखिए 10 के पावर 5 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ देखिए तो क्या लिखे हैं, इतना को क्या लिखा हुआ है, इतना ही को लिखा है ना डाइन, तो यहीं पर उतना ही तो है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना जगह पर हम डाइन लिख दें तो डाइन लिख दिए, डाइन बराबर 1 न्यूटन, यही नहीं याद करते हैं बार बार, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, यही याद करते हैं ना, या 10 के पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन, है ना। तो ये मात्रक हो गया। अब जो हम बोल रहे थे कि F बराबर m ए हर जगह नहीं होता है, 1% ऐसा है केस जहाँ पे F बराबर m ए काम नहीं करेगा, यानी द्रव्यमान जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो F बराबर m ए नहीं रहेगा, F बराबर m ए नहीं होगा। वो कौन सा स्थिति है, एक हम एग्जाम्पल आपको दिखाएं, ठीक है। तो कौन सा स्थिति ऐसा है, जैसे एक रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट के क्या होता है, ईंधन भरा रहता है, ठीक है, ईंधन भरा हुआ है, ठीक है। रॉकेट तो आप भी शायद बच्चे में आप छोटा छोटा मतलब क्या बोलते हो, होली में बच्चन लेते हैं, अब रॉकेट की तरह आता है ना, इतना बड़ा पूंछ की तरह रहता है उसमें लगा हुआ, यहाँ पे रॉकेट ऐसा बना रहता है, उसको जलाइएगा तो ऊपर चल जाता है, ठीक है। क्यों चल जाता है, क्योंकि उसमें ईंधन भरा रहता है, जिसे मसाला बोलते हैं, तो ईंधन भरा रहता है रॉकेट में, ठीक है। तो इससे जब रॉकेट को उड़ाना रहता है तो क्या करते हैं, इस ईंधन में इसको जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे जलता है, आप देखिए अभी जलाने से पहले सोचिए, पहले अभी जला हुआ नहीं, अभी ऐसे ही है, ठीक है। तो इसका जो मास है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी मास है यहाँ पे, अब इसमें हम जला दिए इसको, ये गैस के रूप में, जो ईंधन है वह तो ठोस हो गया, द्रव के रूप में होगा, वो बाहर निकलेगा गैस के रूप में, ऐसे निकलेगा, और क्या होगा, हवा को बाहर की ओर धकेलेगा, और हवा उसके एंगेस्ट में मतलब उसको आगे की ओर धकेलेगा, तो रॉकेट ऊपर जाता है, यही काम होता है, ऐसे ही होता है ना, जो गैस निकलता है वो हवा को पीछे धकेलता है और हवा उसको आगे धकेलता है, तो रॉकेट आगे ऊपर उठता है। अब देखिए जिस समय अभी जैसा ऊपर जाता जाएगा तो इसका क्या होगा, जो ईंधन वो खत्म होता जाता है, तो खत्म होते जाएगा ईंधन, तो इसका मास क्या होगा, कम होता जाएगा ना, तो मास तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा मास क्या होगा, कम होता जाएगा। तो क्या मास, तो यहाँ तो द्रव्यमान कांस्टेंट है, ये नहीं है, तो F बराबर m ए होगा, नहीं होगा, तो F बराबर m ए यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा उसका द्रव्यमान कम होता जाएगा, क्योंकि ईंधन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं काम करता है। एक और जो हम बोल रहे थे कि कोई भी वस्तु गति करने लगता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, लेकिन उसके लिए कम से कम वेग बहुत हाई चाहिए, ठीक है। तो यदि वेग प्रकाश के वेग इतना हो, यानी लगभग उसके भी हो, तो क्या होता है, मास जो होता है बढ़ जाता है, मास जो होता है इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है,
इस बात को आइंस्टीन ने बताए थे कि m बराबर m नोट बटे √1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। m क्या है, ये m नोट क्या है, रेस्ट मास, जैसे अभी हम यहाँ पे खड़ा है ऐसे, जो भी अभी है रेस्ट मास मेरा हो गया, ठीक है। m नोट क्या है, रेस्ट मास, रेस्ट मास। और ये क्या है, m क्या है, गति करेंगे उसके बाद मास, ठीक है। ये गति के बाद वाला मास, ये गति से पहले वाला मास। अब ये v क्या है, वस्तु का वेग, और c क्या है, प्रकाश का वेग। मान लेते हैं कि वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से आधा भी हो जाए, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, 1.5 लाख भी हो जाए, यानी v बराबर हम क्या मान लें, इस c/2 लगभग आधा भी हो जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पर रखेंगे तो c स्क्वायर, c/2 के स्क्वायर करते c स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, बाय c स्क्वायर, c स्क्वायर कट जाएगा, यानी 1/4, 1/4 1 में घटाएंगे तो 3/4, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, यानी m बराबर m नोट इंटू 2 बटे √3 यही होगा। अब इसको हल करेंगे तो कुछ तो मान आएगा, तो m जो गति के बाद जो द्रव्यमान है, वो जो रेस्ट मास जो रुका हुआ था उस समय से द्रव्यमान तो ज्यादा हो गया ना, उसमें कुछ गुना करेंगे तब जाके मिलेगा। यही बोल रहे थे, ये तो इस स्थिति में भी F बराबर a में काम नहीं करेगा, F बराबर a में काम नहीं करता। यहाँ भी न्यूटन के जो नियम है वह साबित नहीं होते, अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो ये जो है आरआरबी के बात कर रहा हूँ, 2018 का ही प्रश्न है। बात कर रहा हूँ ग्रुप डी की, ग्रुप डी में यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ये इक्वेशन नहीं पूछा हुआ था, उसमें पूछा हुआ था, अगर देखना चाहे तो प्रश्न देख लीजिए, यही प्रश्न था, ठीक है। अब प्रश्न हमें नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है, फिर भी हम याद है मुझे, प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, लगभग हूबहू वैसा ही नहीं पढ़ूंगा, पर हाँ वैसा ही पढ़ूंगा। क्या लिखा हुआ है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे साबित नहीं होते हैं। कौन से कण के लिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कम वेग से गति करने पर, ऊंचे वेग से गति करने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग से गति करने पर। तो प्रकाश के वेग के साथ यदि गति करने लगे, लगभग वैसा ही गति करने लगे, तो F बराबर a में काम नहीं करता, यही प्रश्न है पूछा हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऐसा भी स्थिति है जहां F बराबर a में काम नहीं करता, यानी न्यूटन के नियम अच्छे साबित नहीं होते हैं। लेकिन हर जगह जो ये वाला था, हम जो बोल रहे थे F बराबर ΔP बटे ΔT, ये हमेशा काम करेगा, ठीक है, ये कभी फेल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो द्रव्यमान गुने वेग, इस संवेग में परिवर्तन की दर है, द्रव्यमान अलग अलग भी मान लीजिएगा तो भी निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ भी निकल जाएगा। तो अब बात करें हम न्यूटन के तृतीय नियम, है ना, थर्ड लॉ। तो न्यूटन ने अपने तृतीय नियम उन्होंने बताए कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। यानी का नाम यह है कि दो वस्तु यदि क्रियाशील हैं तो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाएगा उतना ही वस्तु दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर बल लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, कितना लोग बोल, जैसे मैं हम है, ये जो मेरा हाथ है, ये मेरा गाल है, जैसे मैंने इसको मारा गाल को, तो जितना ये मेरा हाथ इस गाल पे जितना बल लगाया उतना ही बल इस गाल ने इस हाथ पे भी लगाया। कुछ लोग बोल देते हैं कि तूने मेरे को एक थापड़ मारा, उसके बाद हमने तुमको एक थापड़ मारा, तो ये हो गया न्यूटन के नियम, बुड़बक है ये नहीं है ना, ये तो लड़ाई हो गया कि तूने एक झापड़ मारा हम भी तुमको एक झापड़ मारे, ये लड़ाई हो गया, ये न्यूटन का नियम नहीं है। आपने किसी को सिर्फ मार दिया, न्यूटन का थर्ड लॉ लग गया, सिर्फ आपने मारा, जिस स्पीड से जितना बल से आपने मारा उसको, उतना ही उसका शरीर, उसका गाल, जहां भी आप हिट किए उसको, उतना ही बल आपको लगा दिया, ये न्यूटन का थर्ड लॉ। कितना लोग के मुख से हम सुने हैं कि तूने मुझको मारा हम भी तुमको मारेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होगा, वो न्यूटन का थर्ड लॉ है ही नहीं, है ना, वो लड़ाई है, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ, क्योंकि कोई भी बल, याद रखिएगा कोई भी बल, यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ थोड़ा अगर डीप में समझेंगे तो यहाँ का नाम उनका था न्यूटन साहब का कि कोई भी बल, दुनिया का कोई भी बल अकेले नहीं होता है। जैसे ही आपने किसी को ऐसे किसी में टच भी किया तो दो बल लग रहा है, एक को इस पर लगा, जिससे हमने इस बोर्ड को ऐसे मारा तो बोर्ड को भी बल लगा और मेरे हाथ को भी लगा, क्योंकि कोई भी बल अकेला है ही नहीं, दुनिया का कोई ऐसा बल नहीं है जो अकेला हो, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर को पृथ्वी खींच रहा है, जिस बल से पृथ्वी मार्कर को खींच रहा है उसी बल से मार्कर भी पृथ्वी को खींच रहा है, लेकिन क्या करे बेचारा ही पतला दुब रहा है, तो इसका वजन कम है, इसलिए कि पृथ्वी के मतलब पृथ्वी की ओर चल जाता है, पृथ्वी इसे खींच लेता है। लेकिन
दोनों बल उतना ही लगा रहे हैं, है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ लागू हो रहा है, जितना ये खींच रहा है उतना ही वो भी खींच रहा है, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल, जैसे बंदूक जितना बल गोली पर लगाता है तो गोली आगे निकलता है, उतना ही गोली पीछे की ओर बंदूक पर लगाता है बल। नाव के किनारे से जमीन पर आप कूदेंगे तो नाव, आप आगे कूदे तो आप पीछे बल लगेगा प्रतिक्रिया में, तो पीछे की ओर बल लगेगा तो नाव पीछे की ओर चल जाएगा। और नावी जो नाव खेता है, नाव चलाता है, वो देखते हैं बड़ा बांस रख ले रहता है, पशुआ को पानी में डाल के पीछे की ओर पनिया धकेलता है, ऐसे जमीनिया को धकेलता है ना, तो पीछे की ओर वो देखला, उसके प्रतिक्रिया में बल आगे लगा तो नाव आगे चल गया। लेकिन यहाँ पर सामने आपको लिखा हुआ रॉकेट, रॉकेट भी तो थर्ड लॉ पे काम कर रहा है ना, रॉकेट भी थर्ड लॉ पे काम कर रहा है, रॉकेट पीछे की ओर बल लगा रहा, हवा उसको आगे की ओर धक्का दे रहा है। ये सब एग्जाम्पल, ये लिख लीजिए, ये सारा एग्जाम्पल पूछा जाता है ना, एग्जाम्पल ये सारे न्यूटन के थर्ड लॉ के हैं, एग्जाम्पल याद रखिए, पूछ देता है कि कौन सा एग्जाम्पल दे देगा चारों, बोला कौन न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन कर रहा है, ज़्यादातर रॉकेट वाला प्रश्न हमेशा रहता है। तो ये था न्यूटन के नियम। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।